नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2022 की परीक्षा के लिए हम 1500 प्लस इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन और आंसर की जो सीरीज चला रहे हैं विज्ञान यानी कि साइंस की, उसका जो भाग 3 है उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए आज की सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का जो भाग 3 है विज्ञान के इंपॉर्टेंट प्रश्नों का, इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। दोस्तों, यह आपका सुपर फास्ट रिवीजन का वीडियो है, तो कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने जो 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, और प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के मापन की इकाई को हम क्या कहते हैं? एंगस्ट्रॉम कहते हैं। एंगस्ट्रॉम इस प्रकार से लिखा जाता है, इसका सिंबल होता है, तथा इसी को हम प्रकाश के तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ को मापने की जो इकाई होती है उसको हम कहते हैं एंगस्ट्रॉम। तब इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विद्युत विभवांतर को मापने की इकाई क्या होती है? तो आपका जो विद्युत विभवांतर होता है उसको हम वोल्ट में मापते हैं। किसमें? तो वोल्ट में जो है आपका विद्युत विभवांतर मापा जाता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला उपकरण कौन सा है? तो माइक्रोफोन है, इंपॉर्टेंट है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाले उपकरण को हम माइक्रोफोन कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। जल की बूंद का गोलाकार होना यह किस कारण से होता है? यानी कि जो जल की बूंदें होती हैं वो गोलाकार किस कारण से बनती हैं? तो हृदय के पृष्ठ तनाव के गुण के कारण जो आपकी जल की बूंदें होती हैं वो गोलाकार हो जाती हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। आपको उस न्यूनतम वेग का नाम बताना है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकने पर वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाती है। उस न्यूनतम वेग को हम क्या कहते हैं? तो पलायन वेग। तो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है अगर हम जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके हैं तो जो वस्तु होगी वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को बाहर गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाती है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो पलायन वेग होता है वो कितना होता है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आपको बताना है उस प्रकार की तरंगों को हम क्या कहते हैं। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय तरंगे। वहीं आपकी जो ध्वनि तरंगे होती हैं, इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए, लेकिन आपकी जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती थी। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। आपको उस तापक्रम का नाम बताना है जहां पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो पाठ्यांक होता है वो दोनों सेम होता है, दोनों समान होता है। तो -40 डिग्री आप याद रखिएगा, -40 डिग्री पर जो है आपका जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक होता है वह एक समान होता है। तो इसे आप याद रखिएगा। समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो कितनी होती है? तो अनंत तक होती है। इंपॉर्टेंट है। समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो कितनी होती है? तो अनंत तक होती है। इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट में किसका उपयोग होता है? किस दर्पण का? तो इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी आपका हो गया, इसके अलावा आपका टॉर्च हो गया, सर्च लाइट हो गई, वाहनों की जो हेडलाइट होती है इसमें आपका अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है यह प्रश्न। परम शून्य ताप हम किसे कहते हैं? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस ताप को हम परम शून्य ताप कहते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया यह प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है। दोस्तों, ये सभी सुपर से भी सुपर इंपॉर्टेंट आपके विज्ञान के साइंस के प्रश्न है। मैक्सिमम चांस है आपके रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में यहाँ से प्रश्न देखने को मिले। तो जो मैं आपको 1500 प्लस इंपॉर्टेंट और प्रश्नों की सीरीज चला रहा हूँ साइंस की, इसको तो कम से कम आप डेली बेसिस पर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपका जो साइंस पर कमांड है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम कहते हैं परमाणु संख्या। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वे पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं, आपको बताना है उस पदार्थ का नाम बताना। वे पदार्थ कौन से पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर हाइड्रा ऑक्साइड, यहाँ पे होगा हाइड्रा ऑक्साइड, जिनको हम OH- इस प्रकार से लिखते हैं। तो हाइड्रा ऑक्साइड आयन देते हैं। तो ये पदार्थ होते हैं क्षारक जो होते हैं ये जल में घुलने पर हाइड्रा ऑक्साइड आयन देते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, OH-। अगला है
और कृत्रिम वर्षा कराने के लिए उपयोग किसका होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का जो उपयोग होता है यह कृत्रिम वर्षा कराने के लिए होता है। इंपॉर्टेंट है सिल्वर आयोडाइड, जिसको हम लिखते हैं AgL के नाम से, आप इसे याद रखिएगा। AgI हो गया, सॉरी AgI, सिल्वर आयोडाइड। अगला प्रश्न है, मतदान के समय उंगली पर निशान लगाने में प्रयुक्त स्याही किसकी बनी होती है? तो मतदान के समय जो आपकी उंगली पर निशान लगाया था जिस स्याही से, वो बनी होती है आपकी सिल्वर नाइट्रेट की। आप याद रखिएगा किसकी बनी होती है? तो वो सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है। तो आप इसे याद रखिएगा, इसको लिखते हैं हम, सिंबल होता है AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट। इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस कौन सी होती है? तो इसको हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। आप याद रखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लिखते हैं N2O। किसे लिखते हैं? तो N2O। इसको जो है आपका हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, और फलों को पकाने में उपयोग होने वाला रसायन कौन सा है? 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो फलों को पकाने में उपयोग होने वाला रसायन आपका है एथिलीन, कैल्शियम कार्बाइड और एथीफोन। ये सभी आपके रसायन हैं जिनका उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है। एथिलीन हो गया आपका, कैल्शियम कार्बाइड हो गया आपका, और एथीफोन। ये 3 रसायन आप याद रखिएगा, इनका इस्तेमाल जो है फलों को पकाने में किया जाता है। और जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ किसे कहा जाता है? तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ हम कहते हैं संधिपाद को। किसको? तो संधिपाद, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं आर्थ्रोपोडा। इसको जो है आपका जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कहा जाता है। 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है बायोलॉजी का आपका। सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है, आपको क्या कहा बताना, आपको उसको क्या कहते हैं हम? तो सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त होने वाले उस तत्व को हम कहते हैं प्रतिजैविक। तो प्रतिजैविक का जो इस्तेमाल होता है, जो प्रयोग होता है, सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रतिजैविक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो अंडाणु, जिसको हम ओवम कहते हैं इंग्लिश में। अंडाणु जो होती है ये मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो अंडाणु आप याद रखिएगा। टमाटर के लाल रंग का कारण क्या होता है? कौन सा वर्णक होता है? तो लाइकोपिन। लाइकोपिन नामक वर्णक के कारण जो आपका टमाटर होता है वह लाल रंग का दिखाई पड़ता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लाइकोपिन आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और मानव शरीर का वह आंतरिक भाग जिसमें पाचन क्रिया नहीं होती है लेकिन इसका कार्य कुछ जल खनिज और औषधि का अवशोषण करना होता है। इंपॉर्टेंट है। तो यह कार्य है आपका बड़ी आंत का। बड़ी आंत में आप याद रखिएगा जो पाचन की क्रिया है वह नहीं होती, लेकिन इसका जो कार्य होता है कुछ जल खनिज व औषधि का अवशोषण करना होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, बड़ी आंत। वहीं आपकी जो छोटी आंत होती है, आप याद रखिएगा जो आपकी छोटी आंत होती है इसमें संपूर्ण पाचन क्रिया की जो प्रक्रिया होती है, और पाचन क्रिया की जो प्रक्रिया होती है मैक्सिमम प्रक्रिया आपकी छोटी आंत में ही संपन्न होती थी। ये फैक्ट आपको याद रखना, भूलना नहीं है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य कौन करता है? तो मीसोसोम जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य करता है। 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न। मानव शरीर के एकमात्र धमनी वह कौन सी है? मानव शरीर की एकमात्र धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। तो जो अशुद्ध रक्त बहता है वो बहता है फुफ्फुस धमनी में। आप याद रखिएगा जो आपकी फुफ्फुस धमनी होती है इसमें कौन सा रक्त बहता है? तो अशुद्ध रक्त बहता है। तो आप इसे याद रखिएगा। आरबीसी का कब्रगाह हम किसे कहते हैं? तो प्लीहा यानी कि स्प्लीन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्प्लीन यानी कि प्लीहा को हम आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। वहीं आरबीसी का जन्म स्थान कहाँ पर होता है? आरबीसी कहाँ पर बनता है? तो अस्थि मज्जा में जो है आरबीसी का निर्माण होता है। और आरबीसी का खात्मा कहाँ पे होता है? तो प्लीहा में होता है। तो आप इसे याद रखिएगा। और इसके बाद शरीर की चेतना मानव की चेतना, तर्क एवं बुद्धि का केंद्र हम किसे कहते हैं? तो प्रमस्तिष्क जो होता है आपका, जिसको हम सेरेब्रम कहते हैं। सेरेब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क जो होता है मानव की चेतना, तर्क एवं बुद्धि का केंद्र माना जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है? तो अग्नाशय। आप याद रखिएगा अग्नाशय जो होता है यह इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, अग्नाशय। किस प्रकार का प्रकाश टेलीविजन रिमोट से उस उपकरण को संकेत यानी कि सिग्नल देता है जिसे वह नियंत्रित करता है? तो अवरक्त विकिरण। आप याद रखिएगा टेलीविजन का जो रिमोट होता है उसमें अवरक्त विकिरण का इस्तेमाल किया जाता है। किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए ईईजी परीक्षण किया जाता है?
तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो आपका ईईजी परीक्षण होता है या मस्तिष्क यानी कि ब्रेन की व्याधियों के निदान के लिए किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ईईजी परीक्षण आपका मस्तिष्क के निदान के लिए किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद किस पादप समूह में बीज एक अंडाशय के अंदर विकसित होते हैं जो बाद में फल बन जाता है? 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आवृत्ति बीजी। आप याद देखिएगा, आवृत्ति बीजी पादप समूह में जो बीज होता है एक अंडाशय के रूप में विकसित होता है जो बाद में फल बन जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद ऑर्गन का उपयोग सामान्यतः तापदीप्त प्रकाश बल्बों में भरने के लिए किया जाता है। तो आपको बताना कि आर्गन जो है किस प्रकार की गैस होती है। तो ऑर्गन जो है आपकी अक्रिय गैस होती है, अक्रियाशील गैस होती है, जो तापदीप्त जो प्रकाश बल्ब होते हैं उनमें भरने के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो ऑर्गन आपकी अक्रिय गैस होती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ से आपके विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रश्न मिलेंगे। और पहला बहुउद्देशीय स्वदेशी उपग्रह कौन सा था? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय उपग्रह था भारत का इनसैट 2A। आप ऐसे याद रखिएगा, इनसैट 2A 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसके बाद वह देश जिसने दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र विकसित किया था। तो रूस जो था दुनिया का पहला देश बना था जिसके द्वारा तैरता हुआ परमाणु संयंत्र विकसित किया गया था। इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा है जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसको हम NSIL के नाम से जानते हैं। इसका पहला समर्पित मिशन कौन सा था? तो अमेजोनिया 1, जिसको लॉन्च किया गया था 28 फरवरी 2021 को। 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो 1962 में किया गया था आपका भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन। आप इसे याद देखिए, वहीं आपका जो इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन कब किया गया था? 1969 में। इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारत का प्रथम प्रायोगिक उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट जो था यह स्वदेशी तकनीक से विकसित भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह था। इसको जो है विकसित किया गया था कब? तो आपका अप्रैल 1975 में। अप्रैल 1975 में जो है आपका आर्यभट्ट उपग्रह था, इसको जो है लॉन्च किया गया था, इसको स्थापित किया गया था। आप इसे याद रखिएगा। तथा यह जो आपका आर्यभट्ट उपग्रह था इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? डिजाइन किसके नेतृत्व में तैयार किया गया था? आप याद रखिएगा, यूवी राव जो फेमस वैज्ञानिक थे उस समय, इन्हीं के नेतृत्व में जो आर्यभट्ट का डिजाइन था वह तैयार किया गया था। इसी कारण जो आपके यूवी राव थे इनको जो है भारतीय उपग्रह कार्यक्रम का शिल्पकार भी कहा जाता है। आप याद रखिएगा, इसी कारण से जो यूवी राव थे इनको भारतीय उपग्रह कार्यक्रम का शिल्पकार भी कहा जाता है। 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जो लास्ट 5 प्रश्न आपके हैं, भारत में निर्मित प्रथम प्रायोगिक सुदूर संवेदन उपग्रह कौन सा था? तो भास्कर 1 था। इंपॉर्टेंट है। भारत द्वारा जो चंद्रयान मिशन 1 था इसको कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। इंपॉर्टेंट है, चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। इसरो का वर्क हॉर्स हम किसे कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसरो का जो वर्क हॉर्स हम कहते हैं PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन वाहन, इसी को जो है इसरो का वर्क हॉर्स कहा जाता है, PSLV। आप इसे याद रखिएगा, मैक्सिमम जो उपग्रह आपके होते हैं इसी के द्वारा भेजे जाते हैं। नासा के न्यू होराइजन्स मिशन का उद्देश्य क्या है? तो नासा का जो न्यू होराइजन्स मिशन है उसका उद्देश्य है प्लूटो तथा क्यूपर बेल्ट का अध्ययन करना। आप याद रखिएगा, क्यूपर तथा प्लूटो की जो बेल्ट है उसका अध्ययन करना नासा के न्यू होराइजन्स मिशन का मेन उद्देश्य है। आज का लास्ट प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत में पहली बार इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ लाइन का प्रारंभ कब किया गया था? तो आपका 1851 में किया गया था, कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने विज्ञान और विज्ञान के टोटल यहाँ पे 40 प्रश्नों को रिवाइज कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।